अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मुझे कुछ वक्त मिल गया था। मुझे यकीन था कि कम अज़ कम आज की रात ये लोग मुझे इस क्लिनिक में ही रखेंगे। मेरे लिए इतना वक्त बहुत था, लेकिन अभी वह शौक से नहीं कहा जा सकता था कि मैं आज की रात क्लिनिक में ही गुजारूंगा। चुनाचे मैंने दोबारा थोड़ी थोड़ी देर बाद कराना शुरू कर दिया और ऐसा जहर किया कि मैं वक्फे वक्फे से बेसुध हो जाता हूँ। एक बार मैंने हल्की सी चीख मारी और बज़ाहिर बेहोश हो गया। फ़ौरन किसी ने मेरी कलाई हाथ में लेकर नब्ज़ देखी। फिर मेरे सीने पर स्टेथोस्कोप लगाया। मेरी एक आंख का पपोटा ऊपर उठाया गया। मैंने डीला ऊपर चढ़ा लिया। यहूदी डॉक्टर की आवाज़ आई, मेरा ख्याल है इसे कुछ देर इसी जगह इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाए। मैं आकर इसे चेक करता रहूँगा। अब इसराइली मेजर की आवाज़ आई, मैं गार्ड तैनात कर रहा हूँ डॉक्टर, मगर इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब मैंने बास को इतला कर दी है। यहूदी डॉक्टर ने कहा, 2 स्टेन गन वाले गार्ड काफ़ी होंगे। फिर ये हेड क्वार्टर है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है। इस एजेंट से जब तक हम ज़रूरी मालूमात हासिल नहीं कर लेते, इसे ज़िंदा रखना होगा। कदमों की आवाज़ कमरे से बाहर चली गई। मैंने एक आंख ज़रा सी खोल कर देखा। एक भारी भरकम गोरी चिट्टी नर्स दरवाज़ा बंद कर रही थी। वो दरवाजे के पास ही कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ने लगी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। छत के साथ लगी ट्यूबलाइट धीमी धीमी रोशनी दे रही थी। यहाँ कोई क्लॉक नहीं था, इसलिए कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वक्त क्या है। मैंने गौर करना शुरू कर दिया कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। जाहिर है बाहर 2 सिपाही स्टेन गने लिए पहरा दे रहे होंगे। उन पर काबू पाना मुश्किल था। उनकी ज़रा सी आवाज़ और स्टेन गन के फायर से एक आन में हेडक्वार्टर के सारे सिपाही वहाँ जमा हो सकते थे। वक्त हाथ से निकला जा रहा था। इससे बेहतर मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता था। कुदरत मुझे ब्लैक सेल से बाहर ले आई थी। अब यहाँ से निकलना मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फिर एक अलमनाक और इबरतनाक मौत मेरा मुकद्दर थी। यहाँ मेरा कमांडो एक्शन ही मेरी मदद कर सकता था। अगरचे कमांडो एक्शन की कामयाबी के सिर्फ 10% चांसेस ही थे, ताहम मुझे इस 10% इम्कान को 100% में तब्दील करना था। इसके लिए मौत के मुंह में छलांग लगाने की ज़रूरत थी। अंजाम से बेखबर होकर एक्शन के समंदर में कूद पड़ने की ज़रूरत थी। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। जब मुझे क्लिनिक के लोहे के पलंग पर पड़े पड़े कोई पौन घंटा गुजर गया तो मैंने आहिस्ता से कराहते हुए आंखें खोल दी और इब्रानी ज़बान में पानी मांगा। मैंने कानी आंख से देखा। मोटी नर्स किताब एक तरफ रख कर उठी। शीशे के टम्बलर में से उसने कागज़ के गिलास में पानी डाला और मेरी तरफ बढ़ी। मेरे पट्टे फड़कने लगे, रगों में बिजलियाँ सी कूद गईं। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि इस मोटी नर्स के हलक से ज़रा सी भी आवाज़ निकले। जो ही मोटी नर्स पानी का गिलास लेकर मेरी तरफ झुकी, मैंने उछलकर उसकी गर्दन के गिर्द अपने फौलादी पंजे का शिकंजा कस दिया। कम बखत यहूदन की गर्दन मेरे अंदाजे से ज़्यादा मोटी थी, मगर वो नरम भी थी, जिसकी वजह से मेरी उंगलियां बहुत जल्द उसके नरम गोश्त में अंदर तक धंस गईं। नर्स चकरा कर मेरे बिस्तर पर गिरी। मैंने गर्दन को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी ना छोड़ा। मेरा कमांडो शिकंजा उसकी मौत को करीब से करीब तरला रहा था। उसका मुंह खुला था, आंखें फटी हुई थीं और डीले सफ़ेद पड़ रहे थे। उसे बेहोश करके छोड़ने का खतरा मैं किसी हालत में भी मोल नहीं ले सकता था। वो होश में भी आ सकती थी। जब उसके दिल की धड़कन बंद हो गई तो मैंने उसे अपने बिस्तर पर लिटाया, ऊपर सफ़ेद चादर डालकर मुंह सर ढांप दिया और तेज़ी से बंद दरवाजे के एक तरफ अलग कर खड़ा हो गया। मैंने पड़ के साथ कान लगा दिए। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि बाहर 2 यहूदी सिपाही स्टेन गन लिए पहरे पर खड़े होंगे। मैं पहले उनमें से एक को अंदर बुलाना चाहता था। दोनों का भी एक वक्त आना मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था, लेकिन मैं इस चैलेंज के लिए भी तैयार था। मैंने वाकई सर धड़ की बाजी लगा दी थी। मैंने मेज़ पर से नर्स की किताब उठाई और आहिस्ता से शीशे की अलमारी की तरफ उछाल दिया। किताब शीशे की अलमारी से टकराकर फर्श पर गिरी तो आवाज़ पैदा हुई। ठक ठक करते फौजी बोर्ड दरवाजे की तरफ बढ़े। मेरे बाजू पीछे फौलाद बन गए। दरवाजे का पट खुला। पहले स्टेन गन की नाल और फिर इसराइली नौजवान सिपाही अंदर दाखिल हुआ। मैंने बिजली की तेज़ी के साथ दाएं बाजू का हाथ भरपूर शिद्दत के साथ उसके गर्दन पर मारा। यह एक फौलादी हथौड़ा था, जिसने यहूदी सिपाही की गर्दन पर पीछे से ऐसी ज़रब लगी कि वो मुंह के बल आगे गिरा। मैंने उसके आगे घुटना कर दिया। वो फर्श की बजाय मेरे घुटने पर गिरा। दूसरे हाथ से मैंने दरवाजे का पट बंद कर दिया था, लेकिन धड़ाक से दरवाज़ा किसी ने खोल दिया। मेरी आंखों में बिजली कूद गई। मेरी स्कीम नाकाम हो रही थी। मैं जैसे अंधा हो गया था।
दूसरे यहूदी सिपाही की ठोड़ी पर उछल कर ऐसी किक लगी कि उसके हलकों की हड्डी गर्दन की हड्डी में घुस गई। वो भी पहले सिपाही के ऊपर ढेर हो गया। मैंने अंधाधुंध दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा सांस फूल गया था। मैं यूं हाँप रहा था जैसे 10 मील की दौड़ लगाकर अभी रुका हूँ। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मुझे अपने लगाई गई ज़रबात पर पूरा एतमाद था। दोनों यहूदी सिपाही की लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी थीं। मैंने फ़ौरन दरवाजे के अंदर से चटकने लगी। पलट कर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। दोनों यहूदी फौजियों को लाशों को घसीट कर बाथरूम में डाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बिस्तर पर पड़ी यहूदी औरत को देखा। वो मर चुकी थी। उसके मुंह पर चादर का पल्लू डाला और लपे कर दरवाजे के पास आकर आहिस्ता से चटकनी खोली। दरवाजे के एक पट को ज़रा सा खोला, थोड़ा सा सर निकाल कर बाहर देखा। राहदारी में बाएं जानिब एक नर्स टक टक करती चली आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और धड़कते हुए दिल के साथ कान दरवाजे के पट से लगा दिया। नर्स की जूती टक टक दरवाजे के आगे से गुजर गई। जब ये आवाज़ दूर जाकर मालूम हो गई तो दरवाजे को खोलकर एक बार फिर बाहर देखा। राहदारी बिल्कुल खाली थी। ट्रैश ड्रॉप वहाँ से 4 कदम के फासले पर दीवार में था। इस किस्म के ट्रैश बड़ी बिल्डिंगों में सही इतने कुशादा बनाए जाते हैं कि उनमें से कूड़े क्रिकेट का फूला हुआ प्लास्टिक का बड़ा थैला नीचे को आसानी से फिसल जाए। चुनाचे ये चकोर सुराख इतने बड़े ज़रूर होते हैं कि एक आम कदोकामद का इंसान इसमें से गुजर सकता है। ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी और हकीकत को सामने रखते हुए मैंने ये सारी स्कीम बनाई थी। अगर मैं दोनों यहूदी फौजियों में से किसी एक की वर्दी पहनकर वहाँ से फरार होने की कोशिश करता तो वो कोई अस्पताल नहीं था, इसराइली इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था और वहाँ किसी भी मकाम पर मैं पकड़ा जा सकता था। कदम कदम पर चेकिंग और सिक्योरिटी कार्ड दिखाने का इम्कान था, इसलिए मैंने इस ख्याल को तर्क कर दिया था। ट्रैश ड्रॉप के पास जाने का इससे बेहतर मौका मुयसर नहीं आ सकता था। ट्रैश ड्रॉप 4 कदमों के फासले पर था। आखिरी बार मैंने राहदारी में दाएं बाएं देखा, फिर अल्लाह का नाम लेकर निकल आया। मैं तेज तेज चल रहा था। ट्रैश ड्रॉप मेरे सामने था। मैंने उस पर झूलता हुआ तांबे का पलड़ा पीछे हटाया और उछलकर दोनों टांगें डालकर अपना सर बाजू में समेटा और खुद को नीचे गिरा दिया। मैं फिसलता हुआ 2 कलाबाजियाँ खाकर पहली मंजिल वाले गोदाम में उस ट्रैश ड्रॉप के बिल्कुल नीचे रखे। कूड़ा क्रिकेट के ट्रेलर में प्लास्टिक के फूले हुए थैलों के ऊपर जा गिरा। ये थैले रद्दी कागज़ के पुराने गिलासों, खाली लिफाफों और डब्बों से भरे हुए थे। मुझे चोट ना लगी। एक पल के लिए मैं प्लास्टिक के फूले हुए लिफाफों के बीच में ही पड़ा रहा। फिर आंखें खोलकर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए छत की तरफ देखा। इस गोदामनुमा हाल में अंधेरा था। सिर्फ कोने में एक बल्ब जल रहा था। फर्श कहीं कहीं से चमक रहा था। फर्श साफ करने वाले केमिकल्स की तेज बू चारों तरफ फैली हुई थी। मेरे पास यहाँ फरार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट थे। इन 10 मिनटों में क्लिनिक रूम की तीनों लाशों का पता चल जाएगा। हेडक्वार्टर को घेरे में ले लिया जाएगा। फिर मेरे लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं था कि कूड़ा क्रिकेट के ये थैले उठाकर ले जाने वाला ट्रक कब आता है, इसलिए मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने अपने आप को प्लास्टिक के फूले हुए थैलों के बीच में से बाहर निकाला। ये निस्वारी रंग के थैले थे। मैं ट्रेलर में से कूद कर फर्श पर आ गया। गोदाम का बड़ा दरवाज़ा बंद था। मैंने उसे थोड़ा सा धकेला। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं गोदाम में कैद तो नहीं हो गया। दरवाजे को जोर लगाकर तोड़ भी नहीं सकता था। दरवाज़ा बहुत बड़ा था। गोदाम में इधर उधर भाग कर जायजा लिया। थोड़े थोड़े फासले पर ट्रेश ड्रॉप के नीचे 3 मजीद ट्रेलर खड़े थे जो कूड़े क्रिकेट के थैलों से भरे हुए थे। इससे अंदाज़ा हुआ कि हो सकता है कि ट्रक आने ही वाला हो, लेकिन ट्रक का इंतज़ार भी नहीं कर सकता था। हो सकता है कि जब मेरी तलाश शुरू हो तो सिपाही मुझे ढूंढते हुए गोदाम में भी आ जाएं। बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। मेरा ख्याल था कि गोदाम का कभी दरवाज़ा खुला होगा और मैं वहाँ से किसी न किसी तरह छुपते छुपाते बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन यहाँ से गिरने के बाद मैं बिल्कुल ही कैद होकर रह गया था। मैंने एक बार फिर दरवाजे को बाहर की तरफ धकेला कि शायद खुल जाए, मगर लकड़ी का यह बहुत बड़ा दरवाज़ा शायद बाहर से बंद किया गया था, ज़रा सा भी नहीं हिलता था। मैं मायूस सा होकर ट्रेलर के पीछे फर्श पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए कि अचानक खतरे का अलार्म चीख उठा। मैं उछल सा पड़ा, घबरा कर बंद दरवाजे के पास गया। वहाँ से दौड़कर वापस ट्रेलर के पास आ गया और छत पर सिपाहियों के इधर उधर भागते भारी कदमों की आवाज़ें आने लगीं। कुछ दबी दबी आवाज़ें भी आईं। अब क्या करूँ? बाहर जाने के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे।
हेड क्वार्टर की इमारत को फौज ने घेरे में ले लिया होगा। 2-3 आदमी गोदाम के आगे से भी भागते हुए गुजर गया। मैं गोदाम के कोने में खड़े आखिरी टेलर पर चढ़कर प्लास्टिक के थैलों के दरमियान घुसकर बैठ गया। खतरे का अलार्म बंद हो गया था, लेकिन लोगों के इधर उधर भागने दौड़ने की आवाज़ें बराबर आ रही थीं। मैं थैलों के दरमियान दबका बैठा सोच रहा था, अगर यहूदी डॉक्टर और यहूदी मेजर को ज़रा सा भी शक पड़ गया या उसे ट्रेन ड्राइव की तरफ देखकर एक लम्हे के लिए ख्याल भी आ गया, तो फौज की पूरी कंपनी नीचे गोदाम में धावा बोल देगी और मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। लेकिन गुमान नहीं था कि इन लोगों का ख्याल ट्रेश ड्राइव की तरफ भी जा सकता है। ताहम मेरा ट्रेश रूम यानी कूड़ा क्रिकेट के गोदाम में ज़्यादा देर ठहरना मौत का पैगाम ला सकता था। मैं घबरा कर एक बार फिर कूड़ा क्रिकेट के थैलों के दरमियान से निकल आया। मेरे अंदर की बेचैनी में इजाफा हो रहा था। मुझे किसी न किसी तरकीब से बाहर निकल जाना चाहिए था। तीसरी बार ट्रेश रूम का जायजा लिया, नतीजा वही निकला। सिवाय बंद दरवाजे के बाहर जाने के लिए कोई छोटा सा सुराग भी नहीं था। बाहर से ऐसी तशवीश अंगेज आवाज़ें आ रही थीं जैसे बड़ी सरगर्मी से मेरी तलाश जारी हो। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि यहूदी सिक्योरिटी स्टाफ के आदमी इस ट्रेश रूम में भी आ जाएंगे। मैं दौड़कर ट्रेलर में थैलों के दरमियान छुप गया। यही फैसला करना पड़ा कि मुझे कूड़ा क्रिकेट के इन थैलों में ही छुपा रहना चाहिए। इस फैसले के सिवा मेरे पास और कोई चारा न था। मैंने अपने आप को फूले हुए थैलों के नीचे छुपा लिया था। अब अगर कोई ऊपर से 1-2 थैले हटाकर भी देखता तो मैं उसे नज़र नहीं आ सकता था। मेरे कान बाहर की आवाज़ों पर लगे हुए थे जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थीं। इसके बाद खामोशी छा गई। यह बात मेरे लिए बेहद इत्मीनान का बायस थी कि तफ्तीश ने ट्रेश रूम का रुख नहीं किया था। मैं उनके ख्याल में शायद हेड क्वार्टर के किसी स्टोर रूम या किसी खुफिया जगह पर छुपा हुआ था, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल की छत पर बोटों के चलने फिरने की मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। मुझे फौजी ट्रेलर में छुपे 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे कि बाहर एक ट्रक के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने गौर किया तो ये आवाज़ किसी बहुत बड़े ट्रक की थी। कहीं ट्रेश उठाने वाला देव पेकर ट्रक तो नहीं आ गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। फिर ट्रेश रूम के बड़े दरवाजे के खुलने की चिरचिराहट सुनाई दी। मैं थैलों के नीचे हो गया। 2-3 आदमी बातें करते अंदर दाखिल हुए। वो ट्रक ड्राइवर को कोस रहे थे कि हमेशा बेवक्त ट्रेश उठाने आ जाता है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये फौजी नहीं बल्कि फराज थे। पहले वो एक ट्रेलर धकेलते हुए ट्रेश रूम से बाहर ले गया, फिर दूसरा, और इसके बाद मेरे ट्रेलर की बारी आई। मैंने अपने आप को थैलों के नीचे समेट कर इकट्ठा कर लिया था। ट्रेलर आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहा था। ट्रेश रूम से बाहर रोशनी की एक धीमी सी झलक नीचे तक आई। मैं सांस भी आहिस्ता ले रहा था, जानता था कि अब क्या होगा। मैंने कई बार ट्रेश वाला ट्रक को कूड़ा क्रिकेट उठा कर ले जाते देखा था। यह बहुत बड़ा ट्रक होता है और इसके सामने की जानिब एक पंजे वाली क्रेन लगी होती है। यह आईनी पंजा मशीन की मदद से ट्रेलर को अपने शिकंजे में जकड़कर ऊपर उठाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के हक्का में लाकर उसका सारा कूड़ा करकट उलट देता है। ट्रक की मशीन स्टार्ट हो गई थी। पहले एक ट्रेलर को वापस लाकर ज़मीन पर रख दिया। इसके बाद मेरे ट्रेलर की बारी आई। मुझे ट्रेलर के साथ क्रेन के यानी पंजे के जकड़े जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने आप को सुकड़ कर बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह बना लिया था ताकि ट्रक में गिरते वक्त चोट न लगे। क्रेन ने मेरे ट्रेलर को ऊपर उठा लिया। मुझे लगा मैं झूले में बैठा हूँ। फिर मैं प्लास्टिक के थैलों के साथ ही ट्रक में लगे कूड़ा करकट के ढेर पर जा गिरा। गिरते ही जैसे मैंने ज़मीन पकड़ ली, जहाँ गिरा वहीं चिपक सा गया। मेरे ऊपर 6-7 फूले हुए थैले पड़े थे। यह बड़ी अच्छी बात थी। इसके बाद ट्रक की क्रेन ने तीसरे ट्रेलर का कूड़ा क्रिकेट भी मेरे ऊपर उंडेल दिया। मैं ट्रक के कूड़े में इतना नीचे था कि सरसरी तौर पर मेरा खोज लगाना मुश्किल था। फिर एक हल्की सी गिड़गिड़ाहट के साथ छत का लोहे का ढकना ट्रक के ऊपर आने लगा। अब मैं अपने आप को नीचे से निकाल कर ऊपर वाले थैलों के दरमियान ले आया ताकि ताज़ा हवा आती रहे। क्योंकि यह कूड़ा करकट खुला नहीं था बल्कि प्लास्टिक के थैलों की शक्ल में था, इसलिए मुझे सांस लेने में किसी किस्म की दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। इसके बावजूद गर्मी और हब्स ने नाक में दम कर दिया, लेकिन इस ख्याल से खुश भी था कि कम अज़ कम इसराइली हेड क्वार्टर से निकलने में कामयाब हो रहा हूँ। फिर भी मुझे धड़का लगा था कि किसी भी वक्त सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पहुँचकर कूड़े क्रिकेट की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा न हुआ। इसकी वजह यही थी कि सिक्योरिटी वालों का इस तरफ ध्यान ही ना गया कि मैं ट्रेश ड्राइव के ज़रिए भी फरार हो सकता हूँ। ट्रक की मशीन बंद हो गई। फिर उसका इंजन स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा पीछे गया, घूमा और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। जब तक ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा मेरा दम खुश्क रहा, क्योंकि वो अभी तक हेड क्वार्टर के अहाते में ही था। इसके बाद जब ट्रक की रफ्तार तेज़ हो गई
اور مجھے آس پاس دوڑتی دوسری موٹر کاروں اور ٹرکوں کی آوازیں بھی آنے لگیں، تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر میں نے تھیلوں میں سے سر باہر نکال کر ٹرک کی سائڈ میں لگے ہوئے جنگلے کی درزوں میں سے باہر دیکھا۔ ٹرک ایک مصروف سڑک سے گزر رہا تھا۔ اونچی عمارتوں کے آگے سبزہ زار تھے، پھر فٹ پاتھ تھا جس پر یہودی مرد اور عورتیں آ جا رہی تھیں۔ میں نے اپنا سر تھیلیوں کے پیچھے کر لیا، کیونکہ برابر ہی میں کاروں کی قطار ٹرک کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اندر بیٹھے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر یہ بھاری بھرکم ٹرک برونق سڑکوں پر چلتا رہا، پھر ایک موڑ گھوم کر ہائی وے پر آ گیا۔ یہاں اس کی رفتار کافی تیز ہو گئی۔ میں نے سر نکال کر دیکھا، یہ تل ابیب کے باہر کا علاقہ تھا۔ ٹرک مضافات سے گزر رہا تھا، کہیں ریت کا میدان تھا تو کہیں مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے پیچھے کو دوڑ رہے تھے۔ ٹرک شہر سے باہر بنا ہوا ٹریش ڈمپ کی طرف جا رہا تھا۔ ٹرک کی سائڈ والے جنگلے کی سلاخیں قریب قریب لگی تھیں۔ میں ٹرک کی رفتار مدھم ہونے کی صورت میں بھی باہر چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔ اب ٹریش ڈمپ کا انتظار تھا کہ وہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جائے اور میں وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ کافی دیر کے بعد ٹرک ہائی وے سے ہٹ کر پہلو والی ایک چھوٹی سڑک پر آ گیا۔ یہ کچی سڑک اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ پھر میں نے ایک بہت بڑا گڑھا دیکھا جو کوڑے کرکٹ کے تھیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹرک اس گڑھے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور نے ٹرک کو بیک کیا، اسے گڑھے کے کنارے پر لے آیا، پھر ٹرک کی مشین چلنے لگی۔ ٹرک کا ایک بھی حصہ آہستہ آہستہ پیچھے سے اوپر آ کر اٹھنا شروع ہو گیا۔ پھر میں بھی کوڑا کرکٹ کے تھیلوں کے ساتھ ہی پھسل کر ٹریش کے انبار میں جا گرا۔ یہ ٹریش کا سمندر تھا۔ میں جہاں گرا تھا وہاں پڑا رہا۔ جب ٹرک واپس چلا گیا اور اس کی آواز دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئی تو میں نے خود کو کافی جد و جہد کے بعد کوڑے کرکٹ کے اس سمندر میں سے باہر نکالا۔ کپڑے جھاڑے، جوتے صاف کیے، انگلیوں سے بالوں کو سیدھا کیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ دور پیچھے تل ابیب کی کچھ ہائی رائز عمارتیں اور بعض کارخانوں کی چمنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ آگے حد نگاہ تک ویرانہ پھیلا تھا۔ کہیں کہیں اونچے ٹیلے اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ موسم گرما تھا، اگرچہ دھوپ پھیکی پڑنے لگی تھی۔ میری منزل یروشلم ہونی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے مجھے اپنے ساتھی ایجنٹ سعدیہ کے پاس ہی پہنچنا تھا، مگر یروشلم وہاں سے کافی دور تھا اور میرے پاس وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تل ابیب پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ میں ٹرین میں سفر کروں، جو ایک انتہائی خطرناک بات تھی۔ اسرائیلی ایجنٹ تو مجھے جگہ جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ اس جگہ زیادہ دیر رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں چھوٹی سڑک پر سے ہوتا ہوا ہائی وے پر آ گیا۔ ہائی وے پر لفٹ کا ملنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ 100 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتی ہوئی گاڑیاں کسی کے لیے نہیں رکتی۔ پھر میں یہاں دیکھا بھی جا سکتا تھا، ہائی وے کے کنارے درخت تو کوئی نہیں تھا، البتہ ریت اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے تودے ضرور تھے۔ میں ایک تودے کے عقب میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بھوک اور پیاس کا شدید احساس جاگ اٹھا تھا۔ ایک دن اور گزر گیا۔ میرے جسم میں گردش کرتے دھماکہ خیز مواد کے پڑنے میں اب صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے سعدیہ کے پاس پہنچ کر اسے صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کروں اور میرے پیٹ میں جو ٹائم بم لگا دیا گیا ہے اس کا کوئی توڑ دریافت کروں۔ ہائی وے پر جنوب کی جانب گاڑیاں برق رفتار سے گزر رہی تھیں۔ کسی وقت ٹریفک ہلکی ہو جاتی اور کسی وقت ایک کے بعد ایک گاڑی اور ٹرک گزرنے لگتے۔ مجھے معلوم تھا کہ یروشلم جنوب کی سمت واقع ہے اور کافی دور ہے۔ ایک بار دل میں یہ خیال بھی آیا کہ سعدیہ نے فون پر خفیہ کوڈ میں مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنے آدمی سلومن سے جا کر مل لوں تو کیوں نہ اس سے ملاقات کروں، وہ میرے یروشلم پہنچانے کا کوئی بندوبست کر دے گا۔ لیکن تل ابیب تو ایک مگرمچھ کی طرح نظر آ رہا تھا جو مجھے ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا۔ دوسری طرف یروشلم کی جانب مجھے لفٹ ملنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ 2 فوجی ٹرک تیزی سے گزر گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو ٹیلے کے پیچھے کر لیا۔ پولیس کی 3 گاڑیاں ایک دوسری کے پیچھے گزر گئیں۔ میں جانتا تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکورٹی پولیس کا عملہ حرکت میں آ گیا ہوگا۔ میری تصویر انہیں مہیا کر دی گئی ہوگی اور میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہوں گے۔ عین ممکن تھا کہ ہائی وے پر بھی خفیہ پولیس کی گاڑیاں پیٹرولنگ کر رہی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں ٹیلے کی اور سے نکل کر لفٹ کے لیے ہاتھ ہلاتے گھبرا رہا تھا۔ سورج دور مغرب میں تل ابیب کی سربک الف جدید عمارتوں کے پیچھے آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ ہائی وے پر بھاگتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن ہو گئی تھیں۔ اب میرا وہاں رکنا بیکار تھا۔ سوچا یروشلم کی جانب چل پڑنا چاہیے، شاید آگے جا کر لفٹ کا کوئی انتظام ہو جائے۔ چنانچہ میں ٹیلے کی اور سے نکل کر ہائی وے سے کافی ہٹ کر جنوب مشرق کی سمت روانہ ہو گیا۔ علاقہ بنجر تھا، خشک جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ چلتا چلا گیا، شام کی سیاہی گہری ہوتی گئی اور مجھے کسی قصبے کی نیون سائنس کی روشنیاں نظر پڑیں۔
मैं उधर को चलने लगा। ये एक छोटा सा मॉडर्न कस्बा था जिसकी पुख्ता सड़कों के आसपास एक मंजिला 2 मंजिला लकड़ी और सीमेंट की इमारतें खड़ी थीं। कार पार्किंग में गाड़ियां और स्कूटर खड़े थे। दुकानें, स्टोर्स और फ्लैश रोशनी से जगमगा रहे थे। लोग बहुत कम सड़कों पर नजर आ रहे थे। स्टोर्स और दुकानों के बाहर चमकीले साइन बोर्ड झिलमिला रहे थे। एक रेस्तोरां के बाहर फूड और ग्रोसरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था। मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। इन मॉडर्न शहरों में पीने का पानी सड़कों पर कहीं नहीं मिलता। मशरूबात की सलाट मशीनें फुटपाथ पर ज़रूर लगी होती हैं कि सिक्के डालकर कोका कोला या किसी दूसरे मशरूब का टन निकाल कर पी लें। अगर हॉट डॉग या बर्गर खाने को जी चाहे तब भी मशीन में सिक्के डालें और निकाल कर खा लें। मेरी जेब में 1 सेंट तक नहीं था। पानी की बहुत तलब हो रही थी। भूख तो मैं काफ़ी देर तक बर्दाश्त कर सकता था। जहाँ मैं खड़ा था वो जगह कस्बे से ज़रा ऊंचाई पर थी। एक जानब कच्ची ढलान थी और दूसरी जानब दरख्तों के झुंड थे। खुदा जाने ये कौन से दरख्त थे। हवा बंद थी। अब से काफ़ी था। मैंने सोचा शायद इन दरख्तों में कहीं पानी मिल जाए। यूं ही दरख्तों की तरफ आ गया मगर वहाँ पानी कहीं नहीं था। मैं दरख्तों से निकल आया। सोचा कस्बे में चलकर किसी रेस्तोरां में जाकर पानी पिया जाए। मैं दुकानों और रेस्तोरानों के सामने की तरफ नहीं जाना चाहता था। अगरचे कस्बे में ट्रैफिक न होने के बराबर थी और बहुत कम लोग देखने में आ रहे थे, फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहता था। मैंने एक रेस्तोरां का साइन बोर्ड पढ़ा और ऊपर से होकर उसके हक़ में आ गया। मेरी खुशकिस्मती से यहाँ पानी का एक नल बह रहा था। लपे कर मुँह हाथ धोया, पानी पीकर प्यास बुझाई और पतलून में से कमीज बाहर निकाल कर अपना मुंह पोंछ रहा था कि तड़ाक तड़ाक गोलियां चलने लगीं। फिर शों शों करके कारें चीखती हुई भागीं। मैं घबरा कर दरख्तों की तरफ दौड़ा। गोलियां तड़ाक तड़ाक चल रही थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पहले तो महसूस हुआ कि मैं देख लिया गया हूँ और ये फायरिंग मुझ पर हो रही है, मगर गोलियों की आवाज़ रेस्तोरां के सामने वाली जानब से आ रही थी। उधर ही से अब लोगों का शोर भी उठने लगा था। मैं दौड़कर एक छोटी सी कच्ची सड़क पार करने लगा तो ठहीं से एक फायर हुआ और गोली मेरे बिल्कुल करीब से गुजर गई। साथ ही पीछे किसी ने इब्रानी ज़बान में चिल्लाकर कहा, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा।